है। तो अपन ने रेस्पिरेशन कल पढ़ ही लिया था, तो उसके बारे में लिखिए पहला पॉइंट, प्लांट्स एक्सचेंज, प्लांट्स ये लिख लिया। अच्छा, प्लांट्स एक्सचेंज डिफ्यूज, हाँ। अब लिखिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स, during daytime when photosynthesis occurs, oxygen is produced the leaves use some of this oxygen for respiration and the rest of the oxygen diffuses out into air, full stop. Thus the net gases exchange in leaves during daytime oxygen diffuses out and CO2 diffuses in। तो डे टाइम में क्या बाहर निकल रही है? O2 मोस्टली, अपन बात कर रहे हैं मोस्टली की, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। तो डे टाइम में क्या निकल रही है आपकी? क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रिलीज हो रही है आपकी? ऑक्सीजन। हो तो रेस्पिरेशन भी रहा है, लेकिन जो अगर अपन बात करें एबंडेंस की, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर डे टाइम में सबसे ज्यादा होता है। तो क्या निकल रही है आपकी? ऑक्सीजन। अब लिखिए ड्यूरिंग एट नाइट टाइम, लिखिए एट नाइट टाइम when no photosynthesis occurs and hence no oxygen is produced, ऑक्सीजन की जगह ना हर बार O2 लिख लिया करो, इजीली है ना। O2 लिख लिया, मतलब O2 का मतलब ऑक्सीजन। अब लिखिए प्रोड्यूस्ड O2 फ्रॉम एयर, हाँ, O2 इज प्रोड्यूस्ड, फिर कॉमा, O2 फ्रॉम एयर diffuses into leaves to carry out respiration and CO2 produced by respiration diffuses out into air, therefore net gas exchange at night
इज क्या होगा, O2 डिफ्यूज इन होगा या डिफ्यूज आउट होगा, इन मतलब ऑक्सीजन क्या लेगा, वो रात को लेगा, मतलब लेना मतलब डिफ्यूज इन नॉट डिफ्यूज आउट। तो लिखिए देयरफॉर नेट एक्सचेंज एट नाइट इज O2 डिफ्यूज इन एंड CO2 डिफ्यूज आउट एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट। अब लिखिए, इतना समझ में आ गया। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इतना समझ में आया, बेसिक सा था। अब मैं बात करूं कि जो प्लांट होता है, आप लोगों को तो मैंने कल बता दिया था, कोई भी प्लांट होता है, कोई भी ट्री होता है, तो क्या जो फोटोसिंथेसिस की जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, क्या मोस्टली लीव्स में ही होगी, मोस्टली लीव्स में होगी, लेकिन जो ये बाकी के पार्ट्स है क्या उसमें होती है, जैसे जो उसका तना होता है, स्टेम्स होती है, रूट्स होती हैं, उसमें होती है, उसमें नहीं होती है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है प्लांट्स में, क्या सिर्फ वो लीव्स में ही होती है, नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है, प्लांट का हर एक पार्ट किसमें परफॉर्मेंस देता है, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। तो क्या इस पॉइंट को अपन लिख सकते हैं नोट में, जैसे अगर मैं किसी एनिमल की बात करूं, तो जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, अपने लिए एक प्रॉपर ऑर्गन है लंग्स। लंग्स अपन क्या करते हैं, वहीं से तो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, भाई ऑक्सीजन लेते हैं और फिर वो वापस ऑक्सीजन आउट। तो अपने एनिमल्स में स्पेसिफिक बॉडी पार्ट होता है, लेकिन बात करूं प्लांट्स के अंदर, तो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी परफॉर्म होती है, इन्वॉल्व रहती है किसके अंदर, रेस्पिरेशन। तो लिखिए नोट करके, फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस तो लीव्स ही करेंगी, मैं बात कर रहा हूं रेस्पिरेशन की, ठीक है ना। नोट, रेस्पिरेशन इन लीव्स, respiration in leaves occurs during the daytime, as well as at night time. On the other hand, photosynthesis occurs only during the daytime। आपका भी हो गया क्लियर, आपका पॉइंट भी कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे में होती है। तो फोटोसिंथेसिस occurs only during the daytime and the whole body of any particular plant, involves in the process of respiration। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों किसकी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो क्या रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट समझ में आया। तो अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था इसके अंदर, स्टोमेटा, जिसके थ्रू वो क्या कर रहा था। तो अगर आपसे कोई, जैसे ही आपसे कोई पूछे, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, स्टोमेटा। जैसे ही स्टोमेटा आपके क्लिक होगा, आप पूरी की पूरी कहानी याद आ जाएगी कि भाई डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता था, मैं फोटोसिंथेसिस में जानता हूं, फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है, खाना बनते वक्त क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और जब बात करें रेस्पिरेशन की, तो अपन रेस्पिरेशन की प्रोसेस किसी भी एनिमल में या कहीं भी ऑक्सीजन का इंटेक करता है, तो ये प्रोसेस हो गई पूरी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। अब लिखिए रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब बात कर रहे हैं कि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी जानवर होते हैं, उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो
अगर किसी भी एनिमल की मैं बात करूं तो हर एक एनिमल में एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन दिया गया है। लाइक बात करें जो भी आप टेरेस्ट्रियल एनिमल से, टेरेस्ट्रियल मींस जो जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म, लाइक आपका डॉग हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सब के अंदर क्या एक स्पेसिफिक ऑर्गन है लाइक ह्यूमन बीइंग। और ये तो हो गई टेरेस्ट्रियल की बात हो गई। तो ये सिंपली क्या करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात हो रही है तो जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो एक तरीके से सिमिलर है ह्यूमन बीइंग की तरह, कि भाई उनके अंदर भी अलग से एक ऑर्गन है जहां से वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। अपने जो भी आसपास सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है वहां से ऑक्सीजन लेते हैं और सराउंडिंग में ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। लेकिन बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, किनकी बात हो रही है, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब क्या होता है, जो पानी में रहती हैं, जिनकी जो पानी में रहने वाले एनिमल्स है, लाइक फिशेस है ना, जितनी भी मछलियां हैं वगैरह हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। अब लाइक मान लीजिए ये कोई पानी है, कोई पॉन्ड है, इसके अंदर आपकी ये अपनी मछली है प्यारी सी, जिसको आप खा जाते हो, है ना खाते हो कि नहीं खाते, मैं तो नहीं खाता, आप लोगों का पता नहीं, दिखे शक्ल से आप हफ्सी लग रहे हो बोले सर पानी आ गया ठीक है। तो ये मछली क्या है, यहां पे जो भी पॉन्ड है, पॉन्ड की बात करें, सी की बात करें, सब जगह फिशेस दिखती है आपको। तो यहां पे इस पॉन्ड के अंदर, पानी के अंदर कैसे अभी ऑक्सीजन इनको मिलेगा, लेना तो इनको अल्टीमेटली ऑक्सीजन ही है, इतना हम जानते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, फूड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब ये कहां से ऑक्सीजन लेगी, तो ये जो ऑक्सीजन लेती है, जो भी ये वाटर बॉडी होती है, लाइक अगर ये पॉन्ड है, कोई तालाब है, कोई बावड़ी है, कुछ भी है, तो उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर क्या होती है, किसी भी पानी के अंदर, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर हमेशा एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, एक लिटिल मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन होती है ना। तो आपने देखा होगा, अगर आपके घर में एक्वेरियम है किसी के, तो एक्वेरियम में अपन क्या करते हैं, जैसे देख लेना नहीं है तो, है ना, एक्वेरियम में सिंपल अपन एक लगा के रखते हैं ना, जिसमें वो बाहर से एक सक्शन लेता रहता है और उसमें वो पानी के फुहारे को छोड़ता रहता है, देखा तो स्कूल में भी देखा होगा। तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से एक सिंपल आपका जो एक्वेरियम है, ये इसके अंदर पानी है, लाइक जब आप इस पानी को नया नया लाओगे, जैसे मान लो आप एकदम से बाल्टी भर के लेके आए, तो मान लीजिए इसमें कुछ अमाउंट की ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, लेकिन अब इसमें मछली, अब यहां पे क्या अपन पानी को चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, एक्वेरियम में तो कंटिन्यूअसली भाई 15 दिन तो रखते ही हो, 15 दिन 10 दिन, तो अब यहां में ऑक्सीजन कहां से लाओगे। मान लीजिए एक लिटिल अमाउंट की ऑक्सीजन थी, वो तो जो मछलियां थी उन्होंने 2 दिन में खत्म कर दी, अब तो मर जाएंगी, तो अपन क्या करते हैं, अलग से एक मशीन लगा के रखते हैं जो बाहर से ऑक्सीजन लेती है और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती रहती है। तो वो क्या कर रही है, अल्टीमेटली इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रही है। ये अपना जो है, ये कैसी वाटर बॉडी है, एक मैनमेड वाटर बॉडी है। लेकिन जब एक सिंपल, जैसे मान लो एक्वेरियम में कितना 4-5 बाल्टी पानी आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बात करें पॉन्ड की, रिवर की, तो वहां तो क्या होता है, पानी कंटिन्यूअस फ्लो में होता है, या फिर पॉन्ड में अगर है भी तो लार्ज अमाउंट में, तो वहां पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो लार्ज होती है, तो और लार्ज होती है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो किसके साथ कांटेक्ट में होती है, सॉइल के साथ, सॉइल से भी उसको ऑक्सीजन, लेकिन यहां पे क्या सॉइल के साथ कांटेक्ट में मैनमेड बनाया ना, तो वहां से उसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलती रहती है, और जितने भी उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। अब बात आती है कि ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, क्या इनके पास भी लंग्स होते हैं, तो आपने एक पहले भी बचपन में पढ़ा होगा, एक टर्म होती है गिल्स, पढ़ा है, तो जो भी फिशेस होती है उनके अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं गिल्स। गिल्स का सिंपल फंक्शन वही होता है जो एक लंग्स का होता है, वो क्या करते हैं, सिंपली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जहां भी वो रह रही है मछली, तो वो क्या करते हैं, वहां से उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि यहां पे जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है इन दी वाटर बॉडी और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर कहां ज्यादा होगी, आपके वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा है या किसी वाटर बॉडी में ज्यादा होती है,
एटमॉस्फेयर में, एक कॉमन सी बात है एटमॉस्फेयर में, तो जो हम लोग हैं लाइक एनिमल्स हैं, हम इजीली सांस ले पा रहे हैं, तो हमारे ऑर्गन को ना कोई स्पेशल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, अलग से इजीली काम हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे जो इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग है, जैसे एक अपन, जैसे मान लीजिए मैं पर्टिकुलर वे में ब्रीथ कर रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चल रहा है, अब आप जैसे आप खुद भी बैठे हो, आपको पता थोड़ी चल रहा है कि आप ब्रीथ कर रहे हो नहीं, मतलब ऑटोमेटिक चल रहा है, तो अपनी नॉर्मल है। लेकिन बात करी जाए यहाँ पे क्या है कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, तो जो इनकी ब्रीदिंग रेट होगी वो अपन से कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। टेरेस्ट्रियल जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनसे इनकी ब्रीदिंग रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी या फिर हाई होगी। समझ में आई बात? तो ये बात है सिंपली एनिमल्स की। तो हेडिंग डालिए रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, लिखिए इसमें टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैन ब्रीथ दी O2, लिख लिया करो बार बार, है ना, ब्रीथ दी O2 इन दी एटमॉस्फेयर, in the atmosphere, but animals that live in water, need to use the O2 dissolved in water। ये O2 ना हर बार अपने पेपर में मत लिखना, ऑक्सीजन ही लिखना, ठीक है ना। यूज दी O2 dissolved in water, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिंस दी अमाउंट ऑफ dissolved oxygen is fairly low, compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms, is much faster than that seen in terrestrial organisms। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, fishes take in water through their mouth and force it pass through the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। जो भी फिशेस का जो ब्लड है, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो उन्होंने फिशेस ने गिल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन को क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है। अब क्या हो जाएगा? वो ब्लड में भी तो एब्जॉर्ब करना है, वो ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये बात हो गई अपनी किसकी? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फर्क समझ में आया कि उनके लिए तो टेरेस्ट्रियल के लिए इजी था। तो आप देख पा रहे हो कि नेचर के अंदर हर
एक ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक एनिमल के लिए, मतलब इस तरह से एक सिस्टम बना है कि एक परफेक्ट सिस्टम है, जिसको अपन क्या करते हैं ना कि मिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और जो भी चीजें होती है वो सब अपने ही करे जा रहे होते हैं। नेचर में ऑलरेडी सब कुछ सही है। अब जो फाइनल जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, द फादर ऑफ ऑल द एनिमल्स। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग, मतलब आप लोग ह्यूमन बीइंग ही हो ना, भरोसा है पूरा। कई तो बोलते हैं कि हमको तो घर वाले पता नहीं कौन कौन सी गालियां निकाल निकाल के, कुत्ता बिल्ली भैंसा है निकलते तो बोले कि डाउट होने लगा है अब तो कि क्या हम वही एक खूंखार जानवर हैं, है ना। अब देखो, अब सबसे पहले बात की जाए तो अपनी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है अपने अंदर, आपने पढ़ा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो आपका जो नोज है, नाक से लेके आपके जितने भी लंग्स हैं, लंग्स के अंदर पर्टिकुलर फंक्शंस है, ट्रैकिया है, विंड पाइप है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। अभी अपन एक चीज की बात करेंगे। अंदर फिर अपन जाते हैं तो लंग्स आते हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकियस है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वेलाइज है, अलग अलग चीजों का फंक्शन है, अलग अलग कंपोनेंट है। तो सबसे पहली प्रोसेस अपन क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। आप ब्रीदिंग करेंगे मतलब आप लाइक नाक को ऐसा बंद कर लो तो सांस जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो सबसे पहली प्रोसेस अगर बात करी जाए रेस्पिरेशन की, तो उसमें क्या होगी, ब्रीदिंग होगी। तो ब्रीदिंग आप कैसे करते हो, जैसे एक तो रामदेव बाबा वाली ब्रीदिंग है और एक नॉर्मल वाली ब्रीदिंग है। तो रामदेव बाबा वाली ब्रीदिंग अलग है, नॉर्मल आदमी की ब्रीदिंग अलग है। वो तो पूरा पेट अंदर लेके जाते हैं, बाहर लेके आते हैं, वो उनका एक डांस चलता रहता है ना। तो अब देखो, अब हाँ, लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए रामदेव बाबापन को बनना पड़ेगा। अब देखो, एक कंपोनेंट होता है, जैसे मान लीजिए ये किसके सड़े हुए फेफड़े हैं, अपने तो नहीं है। अब देखो, यहां पे ब्रीदिंग के अंदर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, डायफ्राम। ये डायफ्राम वर्ड बायो में 2-3 बार आएगा। अभी ये वर्ड एक रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी आएगा, वहां डायफ्राम का मतलब अलग है और यहां पे डायफ्राम का मतलब अलग है, अपन बात करेंगे। अब देखो, डायफ्राम की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो, जब अपन बाबा रामदेव जी को सबने देखा है ना, तो नाउ आई एम बाबा रामदेव, है ना। तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, वो ऐसे सांस लेते हैं, पूरा पेट उनका अंदर, मेरा इतना अंदर नहीं जा सकता है ना। तो सांस जब वो अंदर लेते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, आप सबको खुद को फील करना है ना। तो सिंपली सांस को अंदर लो और छोड़ो। एक बार बाबा जी का योग करो खुद ही। तो अब देखो, सबसे 2 प्रोसेस आपने करी, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। सिंपली क्या आपने सिर्फ ब्रीदिंग इन करके ऐसे ज्यादा देर तक रुक सकते हो? बाबा जी तो कहते हैं कि रोक के रखो, लेकिन आप ज्यादा देर रोकते नहीं हो, बोले कि हमसे ना हो पाएगा। ऐसा ही होता है, स्कूल में भी आपसे योगा वोगा कराते हैं तो आप चोरी करते हो ना, बोलते ताली बजाओ, आप कुछ और बजाते हो, बोलते हैं कि सामने देखो, आप इधर उधर देखते हो, है ना। वो ओम बुलवाते हैं, आप कुछ और बोलते हो, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो लेकिन उसका मजा बड़ा आता है, कुछ भी कहो, है ना। वो जो प्रेयर होती थी, हमें तो बड़ा मजा आता था ना, बढ़िया पूरे 60 बच्चे से एक लाइन में खड़े हैं, तो सबसे पहली लड़ाई होती थी, मैं आगे नहीं लगूंगा, तू लगेगा, इज्जत का सवाल है। हम तीन जने थे, मतलब जैसे मान लो मेरे को पता था कि जो हमारी स्कूल थी वो डिफेंस वाली, तो सब बच्चे लंबे लंबे ही थे। तो बोले ना मैं लंबा हूँ, तू छोटा है, बोले कि कैसे कैसे, बोले कि होता है ना स्कूल में। तो वो लड़ाई होती थी। तो फाइनली मैंने तीसरे नंबर की सीट ऑक्यूपाई कर ली थी, लड़ाई झगड़ा करके, कि भाई इज्जत है, पूरी क्लास वैसे वैसे दी है थोड़ी कोई। तो फिर क्या होता है, योग पूरी अच्छे से करते थे। तो
आप जब ब्रीदिंग इन कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो आपकी चेस्ट कैविटी है वो फूल रही है या मतलब श्रिंक कर रही है, फूल रही है। जो आपकी जो अपर बॉडी है वो सिंपली क्या हो रही है, ब्रॉड हो रही है, ब्रॉड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब ब्रीदिंग इन की प्रोसेस होती है तो आपकी ये जो प्रोसेस है यहां पे क्या होती है, क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, हड्डियां होती है। सिंपली यहां पे क्या होती है, आपकी हड्डियां होती है, रिब केजेस, इसको क्या बोलते हैं, रिब। तो ये क्या करती है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने की और श्रिंक होने की इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब आप ब्रीदिंग इन करते हो तो ये क्या करती है, पूरी फूलती है और साथ ही साथ अपवर्ड मूवमेंट भी होता है, मतलब ये बाहर की तरफ भी जाएंगी और साथ ही साथ अपवर्ड मूवमेंट भी होता है। तो अपवर्ड मूवमेंट होता है तो ये क्या है, सिंपली आपकी ये क्या कर रही है, फूल रही है, मतलब ऐसे चौड़ी हो रही है। तो जब डायफ्राम, जब ये मान लीजिए ये जो आपका से है, तो डायफ्राम क्या होता है, ये इसको सपोर्ट करता है। जो भी आपकी ब्रीदिंग इन की प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग आउट की प्रोसेस होती है, उसको सपोर्ट करता है। तो ये डायफ्राम क्या होता है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सीधा हो जाता है, क्योंकि ये फूल गया तो इस तरह से हो जाता है, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके ये फूल गया। ठीक है, तो आपने जब सांस ली मतलब ये सीधा हो गया, स्ट्रेट होने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और जैसे ही आपने छोड़ा तो आपने क्या देखा कि अब छोड़ा तो ये क्या कर रहा है, ये जो हिस्सा है ये अगेन श्रिंक हो रहा है। तो मतलब ये प्रोसेस होगी और इधर से भी ये होगी, बात समझ में आई। और ये जो अपवर्ड गया था, पहले देखो, अब मेरा ऊपर गया हिस्सा, अब नीचे हुआ, तो नीचे हो रहा है, तो नीचे मतलब ये डाउनवर्ड। अब ये जब डाउनवर्ड जाएगा तो यहां पे ये जो सीधा हुआ था, अब सीधे की बजाय ये एकदम इस तरह से हो जाएगा। देख लो, आप खुद फील कर सकते हो। तो ये इस तरह, तो यहां पे क्या कर रहा है, सिंपली जो डायफ्राम की जो मदद से क्या हो रहा है, जो आपकी जो मसल्स हैं, जो लंग्स हैं, प्रॉपर्ली जब ब्रीदिंग इन करते हो तो क्या होता है, सांस लेते हो तो ये पूरा सांस लेने के लिए, मतलब आपको किसी को अंदर भेजना है तो आपको एरिया को छोटा करना पड़ेगा या बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो आप देखो बॉडी कैसे डिजाइंड है, जब सांस लेते हैं तो अपना जो ये पूरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी का, जो रिब केजेस हैं वो खुल जाती है, बड़ी हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन इनटेक कर सके, मतलब ऑक्यूपाई कर सके। और जब बात आती है उसको अब इनटेक ही नहीं रखनी, छोड़नी भी तो है, तो छोड़ने के लिए क्या, कोई जैसे किसी चीज को बाहर निकाला तो लात मार के भगाते हो, तो श्रिंक करते हो, तो सिंपली वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और वो क्या, श्रिंक होके उस पर जो भी आपने गैसेस है उस पर फोर्स डालती है और वो बाहर निकल जाती है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो ये किसका था कॉन्सेप्ट, डायफ्राम का, और आपकी जो रिब केजेस हैं, इसको बंद कर दो। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेस्पिरेशन, जो आपकी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट की प्रोसेस है। तो इसको लिखिए, तो सबसे पहले लिखिए, बेसिक से स्टार्ट लिखिए, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, the function of respiratory system is to breathe in oxygen for respiration, breathe in oxygen for respiration। और रेस्पिरेशन का बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, एंड टू ब्रीथ आउट CO2, एंड ब्रीथ आउट CO2 प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन। तो ये सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन का काम क्या है, सिंपल, ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को बाहर निकालना। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच एयर rich in oxygen
इन ऑक्सीजन इज टेकन इनसाइड द बॉडी, is taken inside the body of an organism, inside the body of an organism, and air rich in CO2 and air rich in CO2 is expelled, मतलब बाहर निकालना, ठीक है ना। CO2 is expelled from the body, full stop. The breathing in human beings, the breathing in human beings takes place through the organ called lungs, ठीक है। लंग्स के थ्रू आप करते हो ये सब। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये बात हो गई, सिंपल सी चीज लिखवाई थी। अब ये जो आपने प्रोसेस मैंने बताई इसके बारे में लिख लीजिए। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ the rib cage. Breathing involves the movement of the rib cage and the diaphragm as follows. डैश लगा के लिखिएगा A, as follows A, breathing in, और फिर अगेन ब्रीदिंग इन के आगे डैश लगाइए और फिर उसमें लिखिए टू थिंग्स हैपन्स। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट द मसल्स बिटवीन द रिब्स contract causing the rib cage to move upward जाएगी ना, अपवर्ड जा रही है पहले केस में, और जो वो फैल रही है तो आउटवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, फुल स्टॉप। सेकंड लिखिए द डायफ्राम contracts and moves downwards as the chest cavity becomes larger, comma air is sucked means उसको इनटेक करना, ठीक है। air is sucked in from outside, SUCKED, air is sucked in from outside into the lungs। कहां से लेगा वो, बाहर से लेगा, ठीक है। इन फ्रॉम आउटसाइड इनटू दी लंग्स, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, ब्रीदिंग इन, ठीक है। बी लिखिए ब्रीदिंग आउट, सेकंड लिखिए बी लिखिए ब्रीदिंग आउट, और इसमें अगेन दो काम होंगे। तो फर्स्ट लिखिए the muscles between the ribs अब मेरे को बताइए सेकंड केस में ब्रीदिंग आउट में जो मसल्स है रिब की वो रिलैक्स होगी या खींचेगी, रिलैक्स, जैसे अभी आप ऐसे करके रिलैक्स होते हो सिंपली, तो रिलैक्स। तो लिखिए मसल्स बिटवीन दी रिब्स रिलैक्स
causing the rib cage to move downward and inward, नीचे की तरफ आएगा और inward, downward and inward, full stop. सेकंड पॉइंट लिखिए, the diaphragm relaxes and moves upward. The diaphragm relaxes and moves upward, full stop. as the, इसी में कंटिन्यूएशन में, as the chest cavity becomes smaller, as the chest cavity becomes smaller, air is pushed out from the lungs. Air is pushed out from the lungs. जो भी आपके लंग हैं वहां से एयर को बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो क्या हो रही है, छोटा हो गई है स्पेस, तो वो बाहर निकालेगा सिंपली। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, अपनी डायफ्राम के फंक्शन की। तो ये जो डायफ्राम का फंक्शन है काफी इंपॉर्टेंट भी है और पूछ भी लिया जाता है। तो सिंपली डायफ्राम का एक मसल है जो इस तरह से मतलब मूवमेंट करती रहती है अकॉर्डिंगली। जैसे आप ज़्यादा, वैसे आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब ज़्यादा, जैसे आप बहुत ज़्यादा सांस लोगे तब आपको फील होगा, जैसे जो कि बाबा रामदेव जी करते हैं, उनकी तो अलग ही लेवल का है डायफ्राम पूरा। अब देखो, अब सिंपली अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको। आप एनसीईआरटी है सबके पास, निकालो एक बार सब अपनी अपनी। हाँ गरीबों, तुम देखो अब चलो कोई बात नहीं, मैं बनवाऊंगा, ऐसे बना लेना। मैं इसलिए कह रहा था डायग्राम बनाना था, लेके आया करो। आप लोगों के पास दो है ना, एक इनको दे दो, गरीबों का भी भला हो जाए, दुआ में याद रखेंगे। दुआ करो कि ये टॉप मारेंगी, बोलो दोनों, हम दुआ करते हैं दिल से, बोलो, ऐसे नहीं नहीं बोलेंगे बस। हाँ, अब देखो सिंपली आपको डायग्राम दिख रहा है, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, सिंपली नोज से। नोज के अंदर क्या है, नॉस्ट्रिल शो किए हैं एनसीईआरटी में, देखो मैं हाँ ठीक है, नेसल पैसाज है ना। तो नेसल पैसाज से लेके जो इसका लास्ट है वो आपके कहां तक दिख रहा है, एल्विली तक, है ना। जो अपना जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहां तक होगा, एल्वेलाई तक। तो आपको दिख रहा है कि ये, अब इधर देखो, छोड़ो बस, देख लिया भाई, इतना ही देखना था, मैं बनाऊंगा डायग्राम तो बस इतना। अब देखो इधर कि सिंपल आपके नाक से जा रही है एयर, यहां पे आपकी क्या है, पूरी बकल कैविटी से बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। तो जो आप फूड इंटेक करते थे वो भी तो बकल कैविटी से करते थे। तो अभी ऑक्सीजन, जैसे आपने कई बार देखा होगा, लाइक आप ज्यादा एकदम से पानी पी लेते हो, खाने खाने बोलते हो तो एकदम से पानी नाक से आ जाता है। इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन है, कोई अलग से नहीं है। मतलब सांस आप ले रहे हो तो सांस और खाना खाना क्या आप एक साथ कर सकते हो, करते ही हो, इवन जैसे खाना खाते हो सांस लेते हो, तो मतलब एक कॉमन पैसाज है। ये बात समझ में आई। जो आपकी माउथ कैविटी है वो वहां पे जो नेसल पैसाज है ये नाक के थ्रू जा रहा है, वो क्या है आपका कॉमन पैसाज है। फिर वो जा रहा है आपके ये यहाँ पे ट्रैकिया में। अब बात आती है कि ट्रैकिया विंड पाइप है, तो ट्रैकिया और जो फूड पाइप बोलते हैं ईसोफेगस, तो क्या ये एक ही है या अलग अलग है, अलग अलग। एक ही है नहीं, अलग अलग है। लेकिन अब एक वक्त तो खाना जा रहा है और एक वक्त सांस जा रही है, मतलब हवा जा रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल। तो वहां पे क्या होता है, आपने वो एक देखा होगा, वो एक विक्स का गोली लो, पहले वो ऐड आया करता था, तो वो ऐसे लटक के जाता था, देखा है वो ऐड, बहुत पुराना ऐड है, पता नहीं अब आता भी है, क्योंकि मैंने टीवी मैंने खुद नहीं देखता, 12 साल से नहीं देखी। आता है क्या पता नहीं, आता होगा, विक्स की गोली लो, खसखस दूर करो, क्या आता है ना। अच्छा, विराट कोहली करता है कि अब तो जमाने चेंज हो गए, हम तो वो डब्बे वाली टीवी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें वो ऐड आया करता, तो उसमें क्या होता था कि वो आपको एक, जैसे मान लिया आप देखते होंगे आपके गले में एक होता है, वो एक लाइक एक हैंगिंग सा होता है। तो वो क्या करता है कि जब आप खाना खाते हो, खाना जब खा रहे हो, तो खाना आपकी विंड पाइप में ना जाए, तो वहां पे क्या होता है, वो जैसे मान लीजिए
ये आपकी मान लीजिए विंड पाइप है, ये फूड पाइप है, तो यहाँ पे एक कॉमन पैसाज है। तो जब आप खाना खाते हो तो मान लीजिए ये आपकी विंड पाइप है, तो विंड पाइप के ऊपर क्या हो जाता है, वो इस तरह से होता है, ये ऐसे इस तरह से ऐसे मतलब ऐसे झूलता रहता है। तो वो ऐड बड़ा बड़ा अच्छा लगता था हमको, है ना, ऐसे दिखता है ना। हाँ, तो वो होता है, तो वो क्या करता है कि वो इस पर अटैच हो जाएगा। तो जब आप खाना खाओगे तो खाना विंड पाइप में ना जाकर, इसीलिए ही बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि खाना खाते वक्त ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो जब आप बोलोगे तो उसका मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो गलती से खाना थोड़ा बहुत इधर चल जाता है, फिर आपको एकदम से क्या होती है, खांसी होती है, और कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है। तो वो इसीलिए होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप बोल रहे हो फटाफट, तो खाना कहाँ जाना तो फूड पाइप में चाहिए था, लेकिन गलती से 2-3 पार्टिकल चले गए, तो आप क्या हो गए, एकदम से हो जाता है। तो जैसे आप बात करते करते या फिर हंसते वक्त, इवन बहुत होता है, हंसते वक्त फिर आप पानी पीते हो, फिर ठीक होते हो, रिलैक्स होते हो, तो उसका काम ये होता है। तो मतलब ये दोनों पैरेलली चलती है, और अपना जो विंड पाइप है वहाँ पे सिंपल आपकी गैसें चली जाती है, और जो ब्रोंक्यूस है, एल्वेली है, उसका अपना अपना फंक्शन है। तो जो एनसीईआरटी का डायग्राम बनाना चाहे वो एनसीईआरटी का बना सकते हैं, और जो मेरा बनाना चाहे वो मेरा भी बना सकते हैं। मेरा थोड़ा सा डिटेल्ड होगा। और बनाते जाओ साथ साथ। मेरे डायग्राम को देख के कह सकता है मुझे किसी ज़माने में डायग्राम का शौक हुआ करता था, किसी ज़माने में, अब नहीं। फिर मुझे असलियत पता चल गई कि मैं कहाँ लाई करता हूँ, तो मैंने उस प्रोफेशन को त्याग दिया। कहीं बोलते हैं ना मैं बड़ा अच्छा सिंगर हूँ, तो जिसको जिस दिन सच्चाई पता चल जाती है ना, बाथरूम में सभी अच्छे सिंगर होते हैं। तो इतने गंदे वहम नहीं पालने चाहिए कभी भी जीवन में। क्या होता है ना, ये मूवीज देख के गंदे वहम आ जाते हैं। सीक्रेट सुपरस्टार आई, पापा मैं भी परी बनूंगी गाने वाली, है ना। तो ऐसे गंदे रोग नहीं पालने चाहिए। अभी आपको एक किस्सा सुनाऊंगा 8th स्टैंडर्ड का।
मेरा तो बन गया भाई। इस कैप को भी शो कर देते हैं। बन गया सबका? देखो मैं एक बार बता देता हूँ। दिस इज नोज, ये है हार्ड पैलेट, नॉस्ट्रिल्स, माउथ कैविटी मींस बकल कैविटी, दिस इज नेसल पैसाज या फिर नेसल कैविटी भी कहते हैं, दिस इज लैरिंग्स, जो अपना जो वॉइस बॉक्स होता है सिंपली दिस इज वॉइस बॉक्स, दिस इज फूड विंड पाइप विच इज कॉल्ड एज ए ट्रैकिया, दिस इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। देख रहे होंगे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते होंगे, थोड़ी थोड़ी एक बीच में आती है ना रिंग्स की फॉर्म्स में, तो दैट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर आपका है ब्रोंकस, इसको जो स्टेम स्ट्रक्चर है ये ब्रोंकस, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर से इसको बोल रहे हैं एल्वेली, और ये जो ब्रोंकस ये ऊपर वाला होगा, ये वाला होगा आपका ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सिंपली ब्रोंकस, और जैसे ये जो आगे की स्टेम है ना ये इनकी, ये हो गई आपकी ब्रोंकियो, और ये आपका सिंपली डायफ्राम, इसके बीच में जो स्पेस रहता है चेस्ट कैविटी बोलते हैं, ठीक है। बन गए? बताओ। मेरे वाले ऐसा लग रहा है कि एक लंग्स में ना कैंसर है मेरे, हैं लंग कैंसर हो रखा है मुझे, और मैं जल्दी ऊपर जाने वाला हूँ। अब देखो तो सिंपली अगर मैं बात करूं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? नोज से लेके जो फाइनल पॉइंट होता है एल्वियली तक जो आपकी गैसेस होती है, और फिर यहां से आपका क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो सम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो सिंपल पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर बात करेंगे कैसे क्या होता है। लिखिए, the main organs of human being, the main organs of human being, the main organs of human being of human respiratory system, of human respiratory system are dash nose, comma nasal passage, nose, common nasal passage, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए, और नेसल कैविटी, ये जो पूरा आपका जो नाक का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं नेसल कैसा, जो अपनी लेके जाता है ना उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। फिर लिखिए कॉमा, आगे फिर क्या आया आपका? ट्रैकिया, तो लिखिए ट्रैकिया। लैरिंग्स को अपन इसमें कंसीडरिंग अलग से, तो वॉइस के लिए इसमें कोई इसका रोल नहीं है, बस उसमें लाई कर रहा है तो अपन ने बना दिया लैरिंग। फिर लिखिए ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, फिर लिखिए लंग्स एंड डायफ्राम। ब्रोंकस या ब्रोंकाई एक ही चीज है ना, ये जो आपका जो पार्ट होता है इसको सिंपली अपन कहते हैं लंग्स एंड डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम का मतलब तो आपको पता ही चल गया था। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, आर नोज। अब देखो सिंपल मैं बात करूं, आपका जो सिंपली आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग कैसे कर रहे हो? बाय द हेल्प ऑफ नोज। तो आप देख रहे हो कि नोज से आप ऑक्सीजन को ले रहे हो, आप देखते हो कि इस नोज के अंदर सबसे पहले जो आपके दो होल्स हैं, सिंपली इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, व्हाट वी से नॉस्ट्रिल्स। फिर देन क्या होता है कि इन नॉस्ट्रिल्स की भी कुछ कैपेबिलिटीज होती है अलग से, ये क्या कर सकते हैं, जो एयर ये ले रहे हैं इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट तक ये उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपली छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और एक टर्म होता है म्यूकस, है ना। म्यूकस क्या करता है, जो एयर इंप्योरिटीज है एयर में उसको फिल्टर आउट करने की कैपेसिटी है उस म्यूकस और जो आपका जो हेयर्स हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो नाक में क्या होता है, सिंपली आपके छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टर। तो हर एक कंपोनेंट का बॉडी के अंदर कोई ना कोई यूज है। तो लिखिए, हाँ वो अलग है ना, यहाँ पे अलग है।
लिखिए, आवर नोज हैज 2 होल्स इन इट which are called nostrils, then there is a passage in the nose behind the nostrils, नॉस्ट्रिल के आगे क्या है पूरा का पूरा, नेसल पैसाज। तो बिहाइंड दी नॉस्ट्रिल विच इज कॉल्ड नेसल पैसाज और नेसल कैविटी, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर लिखिए आगे, यहां तक समझ में आया क्या फंक्शन हो रहा है? फिर लिखिए, द एयर फॉर respiration is drawn through nostrils present in the nose, the air for respiration is drawn into our body through nostrils present in the nose. This air then goes into nasal passage, full stop. The nasal passage is separated from the mouth cavity, ब्रैकेट में बकल कैविटी और ओरल कैविटी। कई बार इसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, जैसे आप जिसके अंदर अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना अपने टिथ्स का, तो अपन बोलते हैं ना कि ओरल की आपको डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो बोलते हैं सिंपली ओरल। तो ओरल मींस होता है आपका पूरा बकल कैविटी। ओरल कैविटी ब्रैकेट क्लोज बाय ए हार्ड पैलेट, ये देखो ये, ठीक है ना, बाय हार्ड बोनी पैलेट लिखना ना, हार्ड ए बोनी BONY बोनी पैलेट, such that we can breathe in air even when we are eating food, अब देखिए यहां पे एक हार्ड बोनी पैलेट होता है, बोनी मीन्स होता है छोटा है पैलेट, इस जो पार्ट है। अब आप देख रहे हो कि आप खाना भी साथ खा रहे हो और रेस्पिरेशन भी साथ कर रहे हो, तो आपका मतलब नोज के पीछे नीचे की और बकल कैविटी के ऊपर एक पूरा का पूरा हार्ड एक कैविटी रहती है जिसे अपन बोलते हैं हार्ड बोनी पैलेट, है ना। इसका सिंपली काम क्या है कि जो आप साथ में खाना खा रहे हो और बकल कैविटी को डिवाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई ये दोनों चीजें डिवाइड कैसे होगी। जैसे आप देख रहे हो आप खाना नाक से तो नहीं खाते ना, मुंह से ही खाते हो, तो इन दोनों के बीच में एक गैप है, मतलब इन दोनों के बीच में एक बोन परसेंट है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, बोनी पैलेट। तो ये क्या करता है, दोनों ही कामों को क्या कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है। और डिफरेंशिएट करने की ही वजह से आप इजीली एयर जो आपको नॉस्ट्रिल रेस्पिरेशन करनी है वो सिंपली नेसल पैसाज से करते हो। अगर आपको खाना खाना है तो सिंपली ये यहाँ से आपकी माउथ कैविटी है और जो बीच में है दैट इज हार्ड पैलेट होता है। तो मेरे एक बार इस पर चोट भी लगी हुई है, बहुत भयंकर लात पड़ी थी, है ना। तो ये मेरी बोनी पैलेट बाहर आ गई थी, है ना। मतलब हम डॉन बनने चले थे तो लात पड़ी, मतलब होता है बचपन में 5-6 स्टैंडर्ड की बात होगी, लड़ लिए तो यहाँ पे पड़ी सीधी लात, तो मेरा मुंह इतने से इतना फूल के हो गया। तो ये जो दांत होते हैं ना, तो ये जो मेरा पूरा जबड़ा है ना इसके अंदर घुस गए थे, मतलब ये जो दांत है ना, तो मतलब मैं इवन बोल भी नहीं पा रहा था। उसने मतलब यहाँ लात पड़ी होगी तो ये दांत का जो हिस्सा है ये ऊपर, ये इधर, दोनों मतलब जो अंदर की मसल्स है वो पूरी ब्लॉक। मैं अपने दोस्त को बचाने गया था और खुद पिट के आया था मैंने बताया तेरे को किसने मारा, चल भाई। तो हम गए तो वहाँ पे और फिर मेरे खुद लात पड़ी, बोले साले तू तो मेरे से भी गया गुजरा, मैं खुद ही बचा लेता अपनी इज्जत, तू तो मेरी वो लुटवा दी
तो उस वक्त की बात है। तो समझ में आई बात। तो ये यहाँ पे यहाँ का इसका हर मतलब एक पार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया आपके एयर। फिर अपन बात आगे करते हैं। फिर लिखिए the air passing through the nostrils, the air passing through the nostrils is filtered by fine hairs. fine means होता है छोटे छोटे, है ना, fine hairs that line the passage. The air passing through the nostrils is filtered by fine hairs that line the passage. Full stop. The passage is also lined, मतलब उसमें प्रेजेंट है ना, लाई करेंगे. The passage is also lined with mucus which helps in और म्यूकस का भी काम क्या होगा, सिंपली एयर को फिल्टर आउट करना, ठीक है, which helps in this process, ठीक है। फिर लिखिए अब आपकी एयर कहां जाएगी, फिल्टर हो गई है, जो थोड़ी बहुत इंप्योरिटी कर सकता है, अब कहां जाएगी, आपके थ्रोट से होती हुई, लिरिंक्स से होती हुई ट्रैकिया के थ्रू चलेगी। तो लिखिए आगे, प्रोसेस बाय प्रोसेस अपन चल रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को, इजी है ना, ठीक है। तो लिखिए फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड into the lungs, full stop. Rings of cartilage are present in the throat. Rings of cartilage are present in the throat. अब देखो, अब मेरे को देखो इधर, बंद करना, ठीक है। तो अब यहां पे ये जो टर्म आई, दैट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखो इधर सभी, क्या एक सिंपल हार्ड एक हड्डी है, सिंपली जैसे आप यहां फील कर रहे हो कि एक जा रहा है, फिर एक बीच में गोल सा एक हड्डी से आ रही है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसा है ना, आपके अच्छे से फील हो रहा होगा, है ना, बड़ी हड्डी है, सब जगह है, तुम्हारे भी हो रहा है, हाँ। तो ये क्या होता है, कईयों का आपने देखा होगा, कई मतलब पतले लोग उनका ये वाला हिस्सा भी बहुत बाहर होता है ना, मतलब स्पेशली मेंस में प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी वो एक क्या बोलते हैं, एक एंजाइम नहीं, किसी चीज की कमी होती है, एग्जैक्टली मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट, है ना, हाँ, आयोडीन भी होती है और एक और होता है उसके अंदर, मैं भी एग्जैक्ट भूल रहा हूं। तो आपने देखा होगा क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। अब इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की क्या रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को देखो, ये एक तरीके से पाइप है। अगर आप सिंपल एक पाइप लीजिए, एक रबड़ का पाइप लीजिए, उसको आप जैसे आप स्ट्रॉ पीते हो, तो ऐसे आप पीते हो, तो वो जब आप सक करते हो कोई भी चीज को, वाटर को, कोल्ड ड्रिंक को, जब भी आप पीते हो, तो वो क्या पिचकती है, देखा होगा आपने, थोड़ी सी मतलब पिचकती है, अगर थोड़ी सी लूज मटेरियल की है, और अगर मतलब सक करोगे तो वो कोलैप्स करने की करेगी, और जब आप भी छोड़ोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कोलैप्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से सक ही तो कर रहा है यार, एक वक्त सक कर रहा है, एक वक्त छोड़ रहा है, एक बार ले रहा है। तो अगर ये कोलैप्स हो गया अपना जो विंड पाइप है, तो काम खराब है ना। तो इसलिए ये कोलैप्स ना हो, तो एक रिजिड, एक सॉलिड हड्डी जिसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी हुई है हर जगह पे, ताकि ये कोलैप्स ना हो। तो समझ में आई बात, तो इसको लिख लीजिए, लिखिए these ensure that the air passage does not collapse. These ensure that air passage does not collapse. ठीक है, तो ये बात हो गई है, और आगे की बात करते हैं फिर कल।